डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक नया चैप्टर परचेज ऑफ बिजनेस इसके बारे में बताऊंगा। परचेज ऑफ बिजनेस क्या है, कौन कौन से पक्षकार होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ किस मूल्य पर ली जाती हैं, क्रय प्रतिफल क्या होता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व की स्थिति कब बनती है, और परचेजर की बुक्स में इनकी एंट्रीज कैसे करते हैं, क्या क्या एंट्री होंगी, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें परचेज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के व्यवसाय को खरीदना। जैसे AB फर्म जो व्यवसाय कर रही है, इसे CD फर्म द्वारा खरीद लेना, ये व्यवसाय क्रय कहलाएगा। यहाँ पर दो पक्षकार होंगे, एक पक्षकार होगा वेंडर और दूसरा पक्षकार होगा परचेजर। जो सेलर है वो हमारा वेंडर होगा, जो खरीदने वाला है वो हमारा परचेजर होगा। परचेज ऑफ बिजनेस के अंतर्गत कोई फिजिकल चीज़ का हैंडओवर नहीं होता है कि बैलेंस शीट दे दी, ये हो गया परचेज ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट में जो असेट्स और लायबिलिटीज दी हुई हैं, वह असेट्स और लायबिलिटीज परचेजर द्वारा खरीदी जाती है, यही परचेज ऑफ बिजनेस है। बैलेंस शीट में जो असेट्स दी हुई हैं, चाहे वो असेट्स हमारी फिक्स असेट्स होंगी, चाहे वो करंट असेट्स होंगी, कैश और बैंक का बैलेंस होगा, यह सब असेट्स परचेजर सेलर से खरीदता है। साथ ही वो उसको लायबिलिटी दी हुई है, यानी थर्ड पार्टीज को, विक्रेता को छोड़कर, यानी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस छोड़कर जो तीसरे पक्षकार को भुगतान करना है, चाहे वह क्रेडिटर्स होंगे, लोन के होंगे, इन सबको भुगतान करने का दायित्व भी खरीदने वाला पक्ष स्वीकार करता है। इस प्रकार विक्रेता अपनी संपत्ति और दायित्वों को क्रेता पक्षकार को दे देता है, यही परचेज ऑफ बिजनेस है। अब मैं बताया, जो असेट्स और लायबिलिटी खरीदी जाती हैं वह किस मूल्य पर ली जाएंगी? जो बैलेंस शीट का मूल्य दिया हुआ है उस पर ली जाएंगी या किसी अन्य मूल्य पर। यदि कोई सूचना हमको नहीं दी हुई है तो मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में जो मूल्य दिया हुआ है उसी मूल्य पर संपत्तियां परचेजर द्वारा सेलर से ली गई हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। व्यवहार में जो बैलेंस शीट मूल्य दिया हुआ है और जो एक्चुअल मूल्य ये डिफर कर सकता है। उदाहरण के बैलेंस शीट में मूल्य दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का 5 लाख रुपए, वह एक्चुअल मूल्य मार्केट में दिया हुआ 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग सेलर परचेजर को 12 लाख में देगा। तो जब परचेज और सेलर असेट्स और लायबिलिटी लेते हैं तो हर असेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया जाता है। तो कुछ असेट्स होंगे जो बैलेंस शीट मूल्य पर ली जाएंगी, कुछ असेट बैलेंस शीट से ज़्यादा मूल्य पर ली जाती हैं, कुछ असेट्स बैलेंस शीट से कम मूल्य पर ली जा सकती हैं। इसे बोलते हैं फेयर मार्केट प्राइस या एग्रीड प्राइस, जिन पर विक्रेता और क्रेता संपत्ति लेना और देना स्वीकार करते हैं। ठीक इसी प्रकार लायबिलिटी के संबंध में भी होता है। जो थर्ड पार्टी को भुगतान करनी है वह बैलेंस शीट में दिए गए मूल्य से एग्रीड मूल्य कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, या बैलेंस शीट का मूल्य भी हो सकता है। जिस भी मूल्य पर दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं उस मूल्य पर दायित्व लेना परचेजर स्वीकार करेगा। अब इन दोनों का जो अंतर है, असेट्स जो एग्रीड प्राइस पर ली गई हैं, लायबिलिटीज जो एग्रीड प्राइस पर स्वीकार की गई हैं,
इन दोनों का अंतर नेट एसेट कहलाता है और यह परचेज कंसिडरेशन भी कहलाएगा यदि हमें परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कई बार परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कराता है हमसे कि परचेज कंसिडरेशन याद करो, तो असेट्स की एग्रीड प्राइस और लाइबिलिटीज़ की एग्रीड प्राइस, असेट्स में से लाइबिलिटीज़ की प्राइस कम कर देंगे तो नेट एसेट के बराबर ये परचेज कंसिडरेशन होगा। लेकिन ये प्रश्न में परचेज कंसिडरेशन भी दिया हुआ है, नेट एसेट और लाइबिलिटीज की एग्रीड प्राइस भी दी हुई है हमें, और यदि हमारे नेट एसेट की वैल्यू परचेज कंसिडरेशन डिफर करती है, जैसे हमारा परचेज कंसिडरेशन 10 लाख का आया और नेट एसेट्स ये 12 लाख की आ गई या 8 लाख की आ गई, तब हम क्या करें? तो उस स्थिति में देखिएगा यदि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा है, जैसे परचेज कंसिडरेशन 10 लाख रुपए, नेट एसेट्स 9 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम गुडविल। यानी गुडविल का भुगतान हुआ 1 लाख रुपए का, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है। यदि दी हुई है तो गुडविल की वैल्यू इससे ज़्यादा की है। लेकिन विपरीत स्थिति बन सकती है, परचेज कंसिडरेशन 10 लाख रुपए और जो नेट एसेट्स का एग्रीड प्राइस है वो आता है हमारे पास में 11 लाख रुपए, यानी 11 लाख की नेट एसेट्स हमने 10 लाख में परचेजर ने लिए, यानी 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल रिजर्व। यानी उसको परचेजर को फायदा हो गया 1 लाख रुपए का संपत्ति तो हमें मिली ज़्यादा, भुगतान करना पड़ रहा है कम, तो इसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। अब इस एक ही क्वेश्चन में दोनों स्थितियां नहीं बनेंगी, ये ध्यान रखिएगा। क्या तो परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है तो गुडविल की स्थिति बनेगी या कैपिटल रिजर्व की स्थिति बनेगी, दोनों स्थितियां एक साथ नहीं हो सकती हैं। अब भुगतान करना पड़ेगा, जो परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है इसका भुगतान विक्रेता द्वारा क्रेता द्वारा विक्रेता को किया जाएगा। तो क्रेता ये भुगतान नकद भी कर सकता है, अपनी कंपनी के शेयर्स भी दे सकता है, डिवेंचर भी दे सकता है, डिवेंचर प्रीमियम भी दे सकता है, एट पार भी दे सकता है, डिस्काउंट पे भी दे सकता है। जो भी दोनों में सहमति होती है उसके अनुसार इनका भुगतान होता है। लेकिन जो राशि भुगतान की गई है, चाहे कैश के रूप में, बैंक के रूप में, शेयर्स कैपिटल के रूप में, डिवेंचर के रूप में, यह परचेज कंसिडरेशन के बराबर होगी। अब हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करें परचेजर की बुक्स में? तो सबसे पहले परचेजर संपत्तियां और दायित्व खरीदने पर एंट्री करेगा अपने बुक्स में। असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व टू वेंडर। जैसे मैं पहले बताया था, आइदर गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व होगा, हो सकता दोनों ही नहीं हो। असेट्स का इंडिविजुअल नाम लिखेगा, लायबिलिटीज का भी इंडिविजुअल नाम लिखेगा, वेंडर की राशि ये परचेज कंसेशन होगी, और दूसरी एंट्री करेंगे परचेज कंसेशन का भुगतान करेंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि हमने नए शेयर कैपिटल को प्रीमियम पर दिए तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यदि हमने नए शेयर्स को डिस्काउंट पर दिए हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, और एट पार दी हुई है तो डिस्काउंट और प्रीमियम की स्थिति नहीं बनेगी हमारी। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि भुगतान के लिए कोई नए अंश निर्गमित करते हैं हम, या वेंडर को भुगतान करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा प्राप्त करने के लिए कंपनी यदि नए अंश निर्गमित कर रही है, परचेजर कंपनी, तो नए अंशों की एंट्री वही होगी जो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के समय पढ़ी थी। यानी पहली थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यदि हम पैसा पीस मिल में लेते हैं, टुकड़ों में लेते हैं, कि अलॉटमेंट के समय पैसा लिया है, एप्लीकेशन के समय पैसा लिया, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर, कुछ पैसा फाइनल कॉल पर, तो उसके अनुसार एंट्री कर दी जाएगी, जो एंट्री आप पहले से पढ़ चुके हो। और यदि कंपनी ने कोई शेयर फॉर फ्यूचर भी कर लिया है तो फॉर फ्यूचर की एंट्री वही होगी जो हम पहले से
पढ़ चुके हैं, उनको मैं यहाँ पर वापस नहीं दोहरा रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को यदि वो एंट्री दोबारा समझनी हो तो मुझे अपने व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी भेज सकता है, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि कोई असेट्स या लायबिलिटी परचेजर ने नहीं ली है तो उसे सम्मिलित नहीं करेंगे। यानी कोई मान लीजिए वो कहता है मैं गुडविल नहीं लेता, मैं लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेता, मैं स्टॉक नहीं लेता, मैं डेटर्स नहीं लेता, तो जो असेट्स नहीं ली है उसकी एंट्री भी नहीं होगी। परचेजर अपनी बुक्स में वही एंट्री असेट्स की एंट्री करेगा जो उसने ली है, उन्हीं लायबिलिटीज की एंट्री करेगा जो उसने नहीं ली है। जो उसने नहीं लेना स्वीकार किया है उसकी एंट्री भी क्रेता अपने बुक्स में नहीं करेगा। अब एक स्थिति सामान्य बनती है, सामान्य ऐसी स्थिति बनती है डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में, क्योंकि इनका डेटर से कितना पैसा प्राप्त होगा ये निश्चित नहीं होता है, क्रेडिटर्स को कितना भुगतान करना पड़ सकता है ये भी निश्चित नहीं होता है। तो सामान्यतः कई बार क्रेता विक्रेता से डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं लेता, लेकिन ये कह देता है कि भाई आपके बिहाफ पर मैं डेटर्स को भुगतान कर दूंगा, क्रेडिटर्स से वसूल कर लूंगा। तो इस स्थिति के अंतर्गत जब वो डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं लेता है तो हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स को खरीदने की एंट्री अपने बुक्स में नहीं करनी है। लेकिन चूंकि यदि वो सहमत हो गया है कि इनकी ब्याह पर, विक्रेता कंपनी के ब्याह पर वह इनसे वसूल कर लेगा, तो वसूल कर लेगा तो विक्रेता कंपनी को दे देगा। भुगतान करना होगा तो जो पैसा प्राप्त होगा उसमें से भुगतान कर देगा, और नेट अमाउंट जो बनती है बाद में अपने कमीशन को, क्योंकि ये काम कमीशन के बदले फोकट में नहीं करेगा वो, उसके बदले वो कमीशन प्राप्त करेगा, तो कमीशन की राशि घटाने के बाद यदि वो शेष राशि बचती है तो वो विक्रेता को भुगतान कर दी जाएगी, और विक्रेता से लेनी है तो राशि ले ली जाएगी। इसके लिए हम वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लेते हैं। इस वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे कि हमें क्रेता को यदि डेटर से कोई राशि वसूल होती है तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट, और यदि वो भुगतान करता है तो वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जनरल एंट्री अपने बुक्स में कर लेगा। जब कमीशन की राशि डे होगी तो कमीशन राशि की एंट्री कर लेगा वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन उसके लिए इनकम है, टू कमीशन अकाउंट। और फाइनली जब वेंडर्स एडजस्टमेंट हमारा तैयार हो गया, सब असेट्स और सब डेटर्स और क्रेडिटर्स की जिनसे वसूल होनी थी वसूल हो गई, जिनको भुगतान करना था भुगतान कर दिया, कमीशन राशि घटाने के बाद यदि हमें और राशि विक्रेता से भुगतान कर लेनी है तो वेंडर से भुगतान करना है हमको विक्रेता को, तो वह विक्रेता एंट्री करेगा वेंडर्स एडजस्टमेंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू डिबेंचर। यदि उससे प्राप्त करना है तो प्राप्त कितनी की है वह एंट्री कर लेगा। यह डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं खरीदने पर एक स्थिति और बन सकती है, मान ली व्यापार नहीं बच रहा है तो विक्रेता कई बार गारंटी देता है, भी आप डेटर्स खरीद लो क्रेडिटर्स भी ले लो और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे ज़्यादा डेटर्स से वसूली, कम से कम 30 डेटर्स से वसूली हो जाएगी, या क्रेडिटर्स को इससे ज़्यादा भुगतान नहीं करना पड़ेगा आपको। यदि डेटर्स से वसूली निर्धारित गारंटी राशि से कम होती है तो वो विक्रेता भुगतान करेगा, विक्रेता साइन करेगा, और यदि ज़्यादा भुगतान करना है तो भी विक्रेता साइन करेगा। और ये राशि यदि हमें कम वसूल होती है या ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है तो हम विक्रेता से वह राशि प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए वेंडर्स गारंटी अकाउंट खोलकर उसके माध्यम से जर्नल एंट्री की जा सकती है। वो लाभांश की गारंटी भी दे सकता है कि कुछ समय तक जब हमने व्यापार बेचा है उसने खरीदा है तो निश्चित लाभांश की गारंटी भी चाहता है वो, तो कहता है भाई चलो 3 साल की 2 साल की 1 साल की मैं गारंटी देता हूँ, कम से कम इतना लाभांश आपको शेयर कैपिटल पर प्राप्त हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो उसकी रिकवरी भी हम वेंडर से करेंगे। इसके लिए वेंडर गारंटी अकाउंट खोलकर हम जर्नल एंट्रियाँ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने व्यवसाय को खरीदने का अर्थ, कैपिटल रिजर्व, गुडविल की स्थिति कब बनती है, इनकी जनरल एंट्रीज क्या क्या करते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं लेते तो वसूली पर क्या एंट्री होंगी,
और यदि वो गारंटी दी है तो गारंटी के लिए बारे में किस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाएंगी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं या फ़ोन पर मुझसे बात करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।